गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे अमेरिका और तुर्की की। अमेरिका और तुर्की भारत के खिलाफ बांग्लादेश की सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका ने बांग्लादेशी सेना को एक ड्रोन रेजिमेंट बनाने के लिए मदद का ऐलान किया है। वहीं तुर्की बांग्लादेशी सेना के ड्रोन रेजिमेंट के लिए ग्राउंड डेटा टर्मिनल GDT विकसित कर रहा है। ड्रोन रेजिमेंट एक ऐसी सैन्य इकाई है जो अनमैन्ड वेरियल व्हीकल UAVs या ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए बनाई जाती है। बांग्लादेशी सेना इस ड्रोन रेजिमेंट को खास तौर पर भारत के खिलाफ विकसित कर रही है। दोनों देशों में लंबे समय से सीमा विवाद है, जिसमें हाल के दिनों में तनाव देखा गया है। बांग्लादेश की ड्रोन रेजिमेंट रेकी या खुफिया जानकारी जुटाने, ISR, सीमा की निगरानी, टारगेट की पहचान, संचार और डेटा ट्रांसमिशन और जरूरत पड़ने पर हमलावर अभियानों को अंजाम दे सकती है। इसे खास तौर पर भारत से लगी सीमा पर तैनात करने की योजना है। इसके अलावा बांग्लादेश इसका इस्तेमाल समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भी करेगा। इससे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की निगरानी का काम भी किया जाएगा। दरअसल 31 मई को बांग्लादेश के बरगुना तट पर पत्थर घाट में अमेरिकी नौसेना का एक ऑटोनोमस अंडर वाटर ग्लाइडिंग व्हीकल AUV मिला था। इस AUV को समुद्र से जुड़ी जानकारी, ओशनोग्राफी डेटा और तुरंत कार्रवाई के लिए खुफिया जानकारी जुटाने के मकसद से तैनात किया गया था। प्रस्तावित UAV रेजिमेंट के बांग्लादेश और तुर्की के बीच रक्षा सहयोग की उन बड़ी योजनाओं का हिस्सा बनने की भी उम्मीद है, जिन पर तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान की हालिया ढाका यात्रा के दौरान चर्चा हुई थी। अमेरिका और बांग्लादेश ने हाल ही में अक्सा और जिसोमिया जैसे महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत अमेरिकी सेना को बांग्लादेश के रणनीतिक बंदरगाहों चटगांव मातारबाड़ी तक सीधी सैन्य पहुंच मिल गई है। अक्सा एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट के लागू होने से अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत और सैन्य विमान इन बंदरगाहों का उपयोग ईंधन भरने, मरम्मत और रसद आपूर्ति के लिए कर सकेंगे। वहीं जिसोमिया जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट के माध्यम से दोनों देश गोपनीय सैन्य और खुफिया सूचनाएं सुरक्षित रूप से साझा कर रहे हैं। आइए बात करें पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कथित अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को भगाने की घटनाओं के बीच बांग्लादेश की सेना ने सीमा की सुरक्षा काफ़ी कड़ी कर दी है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की 55वीं बटालियन ने हबीबगंज सीमा पर सुरक्षा अभियान तेज कर दिए हैं। इसके तहत थर्मल ड्रोन तैनात किए गए हैं और 24 घंटे गश्त बढ़ा दी गई है। इससे स्थानीय लोगों को शामिल करते हुए जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है। सीमा पर ये डेवलपमेंट उस वक्त हो रहे हैं जब सोमवार को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा है। 11 जून तक चलने वाली ये बातचीत दोनों देशों की सीमा की सुरक्षा करने वाली फोर्स के बीच तनाव के माहौल में हो रही है। यह तनाव बांग्लादेश के उन आरोपों की वजह से, जिनमें कहा गया कि BSF कई जमीनी रास्तों से बिना कागजात वाले कथित बांग्लादेशियों को सीमा पार भेज रही है। पड़ोसी देश इस कथित प्रक्रिया को पुश इन कर रहा है, यानी जबरदस्ती भेजने की बात कर रहा है। बांग्लादेश का कहना है कि भारतीय पक्ष की तरफ से देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में होने वाली बैठक में BGP के मुख्य एजेंडे में यही बात शामिल है। बांग्लादेश ने भारत से लगती सीमा पर तैनात किए ड्रोन। द डेली स्टार के मुताबिक BGP 55 के कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद तंजीलुर रहमान ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में हाईएस्ट लेवल का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सीमा के हर हिस्से की सुरक्षा के लिए स्थानीय निवासी, ग्राम पुलिस और अंसार VDP के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। BGP अधिकारी ने बताया कि रात में निगरानी के लिए थर्मल और इंफ्रारेड ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही यार्ड मीटिंग का दायरा भी बढ़ाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की संपूर्णता सुरक्षा की रक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि हमारे BGP जवान हाई अलर्ट पर हैं। अवैध रूप से अंदर घुसने या गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करने की किसी भी कोशिश का सख्ती से विरोध किया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद तंजीलुर ने पुष्टि की कि अब तक हबीबगंज बॉर्डर से घुसपैठ का कोई मामला सामने नहीं आया है। हालांकि देश भर में अलग अलग जगहों पर घुसपैठ की हालिया घटनाओं में बढ़ोतरी के बाद बटालियन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शनिवार रात को BGP के जवानों ने सीमा के पास से कई इलाकों में एहतियात के तौर पर लाउडस्पीकर से घोषणा की और लोगों से सतर्क रहने को कहा। सीमावर्ती समुदायों को यह बताने के लिए बैठक भी की गई कि वो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी बिना देरी के BGP को दें। ढाका यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर डॉक्टर CR अबरार ने दिल्ली स्टार से कहा कि धक्का देना और बॉर्डर पर हत्याएं न्याय के बाहर की हरकतें हैं, जो घरेलू और इंटरनेशनल कानून दोनों का उल्लंघन करती हैं। उन्होंने कहा, लोगों को नो मैंस लैंड में फंसा छोड़ना मानवीय संकट पैदा करता है, यह बिल्कुल मंजूर नहीं है। उन्हें चेतावनी दी कि इससे दोनों देशों के संबंध बिगड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अक्सर लोगों पर केंद्रित रिश्तों की बात करता है, लेकिन अगर घुसपैठ और सीमा पर हत्याएं जारी रही तो रिश्तों को बेहतर करना और मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने भारत की बांग्लादेशी घुसपैठों की पहचान करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। द डेली स्टार ने बताया कि BGP डेटा के मुताबिक मई 2025 से इस साल जनवरी के बीच कम से कम 2303 लोगों को बांग्लादेश में धकेला गया है। इनमें 126 भारतीय नागरिक और 38 म्यांमार के नागरिक थे। CR अबरार ने कहा कि इससे पता चलता है कि जब अधिकारी इन लोगों को वापस धकेलते हैं जिन्हें वे बांग्लादेशी मानते हैं, तो प्रक्रिया कितना गलत और मनमाना हो सकता है। वहीं बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि उम्मीद है कि नई दिल्ली में BGP BSF के महानिदेशक स्तर की बातचीत में ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। बात करते हैं तुर्की की। तुर्की की मीडिया ने उन खबरों पर चिंता जताई है जिनमें कहा गया कि ग्रीस भारत के साथ अपना रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है।
ग्रीस की मीडिया में दावा किया गया कि देश भारत की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों में गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है। ग्रीक टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि नई दिल्ली एथेंस को लंबी दूरी तक मार करने वाली एडवांस क्षमताएं दे सकती है। इन रिपोर्ट पर तुर्की की मीडिया ने गहरी चिंता जताई है, क्योंकि इससे भूमध्य सागर में तुर्की का वर्चस्व टूट सकता है। तुर्की की रिपोर्टों के मुताबिक ग्रीस भारत के साथ सैन्य संबंध मजबूत करना चाहता है। यह तुर्की के तेजी से बढ़ते घरेलू रक्षा उद्योग और मिसाइल भंडार का मुकाबला करने की इसकी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। ग्रीस के रक्षा हल्कों में हाल के विश्लेषणों में भारत की लंबी दूरी की जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल LRLACM की क्षमता पर जोर दिया गया है। इन विश्लेषणों का तर्क है कि ऐसा सिस्टम एशियन और पूर्वी भूमध्य सागर में ग्रीस की रणनीतिक प्रतिरोध क्षमताओं को काफ़ी बढ़ा सकता है। ग्रीस टाइम्स के मुताबिक तुर्की के डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले एक साल में एथेंस और नई दिल्ली के बीच बातचीत काफ़ी तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक उच्च स्तरीय सैन्य मुलाकातों के दौरान भारतीय अधिकारियों ने अनौपचारिक रूप से ग्रीस के सामने इस मिसाइल सिस्टम का प्रस्ताव रखा था। खबरों में यह भी कहा गया है कि एथेंस भारत को आधुनिक हथियारों के एक संभावित वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के तौर पर देख रहा है, जिसमें पारंपरिक पश्चिमी रक्षा सहयोग पर निर्भरता कम हो सकेगी। भारत की मिसाइल क्षमता को अब दुनिया लोहा मान चुकी है। ब्रह्मोस मिसाइल ने कैसे तुर्की के दोस्त पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया था, वो तस्वीरें पूरी दुनिया देख चुकी है। इसलिए तुर्की की मीडिया में चर्चा चल रही है कि ग्रीस को मिसाइल देने की कोशिश का मतलब पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती का बदला है। ग्रीस टाइम्स ने तुर्की को चेतावनी देते हुए लिखा है कि भारतीय LRLACM को 1000 से 1500 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर ग्रीस इसे तैनात करता है तो तुर्की का ज़्यादातर रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी पहुंच में आ जाएगा। तुर्की मीडिया ने इस बात पर चिंता जताई कि ऐसी क्षमता से संघर्ष का स्थिति में ग्रीक सशस्त्र बल एशियन क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित एयरबेस, रडार इंस्टॉलेशन, कमांड सेंटर और अन्य सैन्य संपत्ति को निशाना बना सकेंगे। इस संभावना ने तुर्की में बहस छेड़ दी कि ग्रीस की भारतीय लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें हासिल करने से दोनों नाटो संयोग के बीच रणनीतिक संतुलन बदल सकता है। LRLACM को भारत में के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश की स्वदेशी मिसाइल क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयासों के तहत विकसित किया जा रहा है। ये एक महाविनाशक मिसाइल होने वाली है। ये मिसाइल निर्भय और स्वदेशी टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल ITCM कार्यक्रमों के जरिए विकसित तकनीकों पर आधारित है। इसमें स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है और ब्रह्मोस मिसाइल की तरह ही ये क्रूज मिसाइल है, जो धरती से काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिससे दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन की तरह होगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर न तो ग्रीस और न ही भारत ने मिसाइल सिस्टम की खरीद को लेकर किसी बातचीत की आधिकारिक पुष्टि की है। आइए हम बात करें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK के बारे में। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK के रावलाकोट क्षेत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। इस फायरिंग में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 200 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ अपृष्ट रिपोर्टों में बनने वालों की तादाद 100 से अधिक बताई गई है। ये झड़पें तब हुई जब पाकिस्तान ने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC पर प्रतिबंध लगा दिया है। JAAC POK में आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाला एक प्रमुख नागरिक समाज गठबंधन है। रिपोर्ट के अनुसार रावलाकोट इस समय POK में फैल रहे विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बन गया है। यह विरोध तब तेज हुआ जब प्रशासन ने जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी से जुड़े कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। पाकिस्तान ने POK में प्रस्तावित लॉन्ग मार्च से पहले कई सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। आंदोलन से जुड़े नेताओं का आरोप है कि 5 जून की रात से पूरे POK में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं, जिससे संचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। स्थानीय सेना प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मार रही है। स्थानीय कार्यकर्ताओं के हवाले से आई रिपोर्टों में कहा गया कि आंदोलन के दौरान J&K JAAC के सदस्य साहिब जेब हबीब और अमजद कश्मीरी की मौत हो गई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज़्यादा बल प्रयोग कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार विरोध प्रदर्शन अब केवल रावलाकोट तक सीमित नहीं है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, टाटापानी और पलांदरी समेत कई क्षेत्रों में प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया गया है। पलांदरी में प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रमुख मार्गों को अवरुद्ध किए जाने की भी खबर है। POK में बिगड़ते हालात को लेकर विदेशों में रहने वाले कश्मीरी समुदाय ने भी चिंता जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम में एकजुटता प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति का मुद्दा उठाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि 9 जून के प्रस्तावित लॉन्ग मार्च और बढ़ते जनाक्रोश को देखते हुए आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। रावलाकोट में जारी तनाव और व्यापक विरोध प्रदर्शनों के कारण पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक ध्यान आकर्षित कर सकती है। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.